अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की जो सेटिंग है पॉलिटिकल लीडर्स की, उसमें रिपीटेडली ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि इख्तलाफात हैं। हलीमा खान साहिबा ने भी वहाँ का दौरा किया, उनको भी बहुत सी शिकायत मिली। फिर जलसा पहले मनसूखी की बात हुई, फिर डिले कर दिया गया। तो इस पर तहरीक इंसाफ की अंदरूनी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इसको हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बलूचिस्तान में जो हालिया दहशत गर्दी का वाक़या हुआ, जिसमें 74 कैजुअल्टीज़ हुई, जिसमें पैसेंजर्स भी मौजूद थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी थे और बहुत से टेररिस्ट भी टारगेट किए गए। इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं, और दूसरी चीज़ ये कि इसको कंट्रोल करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए हुकूमत को, और साथ साथ अमेरिका में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वहाँ पर मुख्तलिफ जमातों की पोजीशंस क्या हैं और पाकिस्तान के ऊपर उसके क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हुसैन हक्कानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया हक्कानी साहब आपके वक्त का। इससे पहले कि अमेरिकन पॉलिटिक्स को हम डिस्कस करें, कल पाकिस्तान में गालिबन कल से एक रात पहले की बात है जब बलूचिस्तान में हमने अटैक्स होते हुए देखे हैं। टोटल 74 कैजुअल्टीज़, जिसमें आम मुसाफिर भी शामिल हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी हैं और दहशतगर्द भी हैं। किस तरह देख रहे हैं बलूचिस्तान की सिचुएशन को आप, क्योंकि रिपीटेडली इनोसेंट सिविलियंस को भी टारगेट किया जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो वहाँ पर डिप्लॉयड हैं उनका भी लॉस ऑफ लाइफ हम देख रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न, जब अफगानिस्तान में रजीम चेंज होती है उससे कुछ लिंक है इसका, या फिर ये एक ऑर्गेनिक मूवमेंट है? देखिए, बलूचिस्तान में 1948 से किसी न किसी किस्म का बहरान रहा है। आपको याद होगा कि एक जंग 1948 में हुई बलूचिस्तान में, हमारी मुसल्लह अफवाज को कामयाबी हुई। उसके बाद चलती रही कशमकश। भुट्टो साहब के ज़माने में 70s में एक और इंसर्जेंसी हुई और अब फिर से बहुत अरसे से इंसर्जेंसी चल रही है। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी इंसर्जेंसी थी। बलूचिस्तान के मसाइल बहुत शदीद हैं। बलूचों में एक एहसास महरूमी है, मगर उससे ज़्यादा एक एहसास है कि हमारा जो कौमियती तशख़्ख़ुस है, जो पाकिस्तान बनने से सैकड़ों साल पहले से मौजूद है, उसको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। तो उसको ख़त्म करना होगा। यकीनन हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करनी होगी और ये बात भी तय करनी होगी कि बलूचिस्तान के मसले का हल लोगों को साथ बिठाकर ही हो सकता है, मुसलसल लड़ाई से नहीं हो सकता। अगर 70 साल में हल नहीं हुआ लड़ाई से, तो अब भी हल लड़ाई से नहीं होगा, बातचीत से ही होगा। हक्कानी साहब, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की भी आपको लगता है कि जो वहाँ पर रेट है उसका भी कुछ प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर मुख्तलिफ शाहराओं की, जिस तरह पहले हमने नोशकी में अटैक देखा जिसमें 9 मजदूर जिनका ताल्लुक पंजाब से था उनको टारगेट किया गया, तो घंटों तक नाकाबंदियाँ हो जाती हैं। आपको लगता है कि पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पर कमज़ोर है, इसीलिए जो लोकल हर वो पॉलिटिकल सिस्टम कमजोर होता है जिसको आवाम की तायद हासिल ना हो। अगर आपको याद हो तो चंद बरस पहले की बात है कि बलूचिस्तान में एक ऐसा फर्द वजीर आला मुंतखब हुआ था जिसको अपनी सूबाई असम्बली की सीट के ऊपर चंद 100 वोट ही मिले थे, क्योंकि लोगों ने बायकाट किया था। तो ऐसी सूरत हाल में जबकि बलूचिस्तान के अवाम का एक बड़ा बड़ा तबका सियासी प्रोसेस में शामिल नहीं है, और जो लोग शामिल हैं वो इस सोच में है कि अच्छा भाई, हम अपना कोई फ़ायदा कर लें जल्द अज जल्द, इससे पहले कि ये हुकूमत भी जाए, तो वहाँ फिर पॉलिटिकल हुकूमत की रेट तो नहीं होती। अब रह गया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का किरदार। तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो तरबियत है वो तो एक सामने आने वाले दुश्मन का मुकाबला करने के लिए है ना। वो अपने ही अवाम में बेचैनी और उनमें मौजूद मायूसी दूर करना तो उनका काम नहीं है। और लेकिन इसमें हक्कानी साहब, चूंकि एक चाइना का फैक्टर भी इन्वॉल्व है, सीपैक पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट की बातें हुई और ओवर द ईयर्स ये बताया गया कि वहाँ पर खासी डेवलपमेंट भी होगी। आपको लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पाकिस्तान के जो डिज़ाइंस थे सीपैक को लेके, उसके रास्ते में भी एक रोड ब्लॉक है, ये जो दहशतगर्दी वहाँ पर है? पहली बात तो यह है कि सीपेक के बारे में हमारे यहाँ बहुत सारी गलत फहमियाँ बल्कि खुश फहमियाँ पाई जाती हैं। मुझे वो वीडियो आज तक याद है जिस पर मैं हैरान होता था, जिसमें कहा गया था कि सीपेक गेम चेंजर और उससे पाकिस्तान की मईशत जो है वो खित्ते की सबसे बड़ी मईशत बन जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं था। अच्छा। तो सीपेक जो है वो कभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होने वाला था कि उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत सारे खित्ते में बड़ी हो जाए। ग्वादर की अगर आप देखें तो कि जितनी बर्थ्स वहाँ हैं, जितने शिप्स वहाँ आ सकते हैं एक वक्त में, जो उसकी कैपेसिटी है, वो दुबई और खित्ते के और जो अहम
पोर्ट्स हैं उनसे ज्यादा नहीं हो जाएगी। ये हमने अपने आप को एक खुशफहमी में मुब्तला किया। ये कहने के बाद मैं दूसरी बात ये कहूंगा कि सीपेक में क्योंकि बलूचों में एक एहसास महरूमी मौजूद है, उस एहसास महरूमी को अंदरूनी और बैरूनी हर किस्म की ताकतें इस्तेमाल कर सकती हैं। इसलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान बोध पैदा करने के लिए भी हमले हो सकते हैं, और उसका मकसूद ये है कि चीन ये कहे, और आपको याद होगा चीन ने पहले भी कहा है कि हमारे लोगों की सिक्योरिटी फराहम करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। तो अगर इस किस्म के वाकयात में कोई चीनी भी मारा जाए तो फिर चीन नाराज हो जाएगा। तो वो सारे अवामिल तो अपनी जगह हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी एक गहरी सांस लें और अपने मामलात को अपने नुक्ते नज़र से देखना शुरू करें और हकीकत के तर्जुमे में देखना शुरू करें। और ये जो हम एक होता है जिसके अंग्रेजी का मुहावरा है गेटिंग कैरिड अवे, वो गेटिंग कैरिड अवे हम बंद करें। जितनी बात है उतनी करें। और इस पे हकानी साहब, जो पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, आपको लगता है कि वो पोटेंशियल रखती है इतना कि इतने ग्रेव प्रॉब्लम्स को वो डील कर सके, जब उसके ऊपर ये भी इल्ज़ामात लगते हैं कि आपका मैंडेट ठीक नहीं है और वो कमज़ोर हुकूमत है, वो अक्सरियत लूज़ कर देगी। ये सारा कुछ होने के बाद इतनी क्रेडिबिलिटी है इस गवर्नमेंट में कि ये इस तरह के चैलेंजेस का कुछ कर सके? देखिए, मैं रोज पाकिस्तान की टीवी पे, कई साल तो मेरे पर पाबंदी ही रही कि मैं ना आ सकूं, इसलिए मैं और लोगों की तरह इस किस्म की बातें करना पसंद नहीं करता कि जी बस जो आज बैठा है सिर्फ उसी को बुरा भला कहा जाए और उसकी वजह से लोगों की अप्रूवल हासिल की जाए। मुझे किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए। सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत अरसा हो गया कि कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जिसमें ये दम हो कि वो इतने बड़े मसाइल से डील कर सके जितने बड़े मसाइल का पाकिस्तान को सामने है। इसीलिए पाकिस्तान के लिए बेहतर यही होगा कि पाकिस्तान में कौमी मफाहमत की पॉलिसी इख्तियार की जाए। तमाम सियासी कुव्वतें कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक करें, मुसल्लह अफवाज की क़यादत कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक करे, और माशी मसाइल के लिए देखिए, हमारे माशी मसाइल में इस बात का बड़ा दखल है कि एक हुकूमत फैसला करती है, एक एग्रीमेंट साइन करती है, दूसरी हुकूमत आती कहती है जो बेईमानी पर मुश्तमिल था, एग्रीमेंट कैंसिल। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। जहां इल्जामात भी होते हैं वहां इल्जामात की तहकीक अलग होती है, जो पुलिस कार्रवाई होती है वो अलग होती है, और उसके बाद प्रोजेक्ट्स को फिर भी बरकरार रखा जाता है। मुल्कों की क्रेडिबिलिटी इससे आती है, हुकूमतों की क्रेडिबिलिटी इससे आती है कि वो जो एग्रीमेंट करती हैं उसकी पाबंदी करती हैं। तो हमारे यहाँ ये एक पूरी लंबी तारीख है जो मेरा ख्याल है कि कई साल पहले शुरू हुई, आज की बात नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि ये हुकूमत, बल्कि मैं ये कहूंगा कि बहुत अरसे से पाकिस्तान की हुकूमतों को इस बहरान का सामना है कि उनकी क्रेडिबिलिटी बैनुल अक़वामी तौर पर और बाज़ औक़ात अंदरूनी तौर पर कमजोर होती है। और सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, हमारी अदालतों की क्रेडिबिलिटी। आपको याद होगा जो तमाशा इफ्तिखार चौधरी साहब ने लगाया हुआ था कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, इसको अदालत जुडिशल एक्टिविज्म, उसकी वजह से हमारी मईशत को नुकसान हुआ है। खारजा ताल्लुकात में मुदाखलतें हुई हैं। फिर हमारे बाज़ इंडिविजुअल्स जो हैं, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के बाद अफराद एजेंसी से फारिग होने के बाद भी मुदाखलत करते रहते हैं, झूठी सच्ची खबरें फैलाते रहते हैं। बात कर रहे हैं आप? नहीं, किसी की फर्द की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक फिनोमिनन की, कि ये फिनोमिनन पाकिस्तान में पाया जाता है। बाज़ जर्नलिस्ट हैं, उनकी रेपुटेशन यही है कि वो बस हर थोड़े दिन के बाद एक नई यानी एक नया शोर मचाने के लिए वो एक नया बुहरान पैदा कर देते हैं। तो वो जो एक इज्तिमाई कैफियत होती है मुल्कों में कि लोग मिलजुल के मसाइल के ऊपर तवज्जो करते हैं, और एक गवर्नमेंट होती है, एक अपोजिशन होती है, वो इख्तलाफ भी करते हैं, एक दूसरे के साथ सियासी पिंग पोंग भी खेलते हैं, लेकिन मुल्क की तकदीर के साथ नहीं खेलते। वो कैफियत हमारे यहाँ नहीं पाई जाती, और वो असल सबब है पाकिस्तान की मुश्किलात का। शहबाज शरीफ या इमरान खान या उससे पहले नवाज शरीफ या उससे पहले राजा परवेज अशरफ या यूसुफ रजा गिलानी, ये अफराद तक बात ना करें, इस बात की तह तक पहुंचे कि ये इस मुल्क के मसाइल इतने गंभीर हुए कैसे, मतलब स्ट्रक्चरल इशू है। एक और बात जो आपने की कि पॉलिसी कंटिन्यूएशन नज़र नहीं आती, इस पे एक सवाल ये कि बहुत से लोगों ने इस परसेप्शन को सपोर्ट भी किया कि खान साहब जब आए तो सीपेक स्पॉइलर के तौर पे उनको लाया गया। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम रिसेंटली फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू कर रहे थे, तो उनसे जब मैंने पूछा कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स में खान साहब का मुकदमा चलेगा तो फिर क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, उन्होंने कहा कि वेस्टर्न ब्लॉक ऐसा होने नहीं देगा और वो आवाज़ उठाएगा उनके लिए। फिर तो ये आपको लगता है कि वॉज देयर समथिंग रिगार्डिंग इमरान खान साहब
कि वो जब आए तो देखें, सी पैक और ये सारी चीज़ें डील होनी थी? जितना वक्त फवाद चौधरी साहब ने जेहलम में और पंजाब की सियासत में गुजारा है उतना मैंने नहीं गुजारा। अच्छा। लेकिन जितना वक्त मगरबी ममालिक में मैंने गुजारा है वो फवाद चौधरी साहब ने नहीं गुजारा। ये मिथिकल बातें हैं। यकीनन नहीं होनी चाहिए, किसी भी सियासी शख्सियत के खिलाफ अस्करी अदालत में मुकदमा नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये कहना कि जी अगर मुकदमा चल गया तो उसकी वजह से मगरब ये कर देगा वो कर देगा, ये सब वो बातें हैं जिनमें हमने अपने आप को उलझा लिया है। देखें, हकायक हकायक होते हैं, चाहे वो हमारी राय के हक में जा रहे हों या उसके खिलाफ जा रहे हों। मैं कई साल से पाकिस्तान में जमहूरियत का हामी हूँ, मैं पाकिस्तान में सिविलियन सुप्रीमेसी का हामी हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में फौजी अदालतें ना हो, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हर शख्स की आज़ादी और उसकी जमहूरी और आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो। लेकिन ये मेरी ख्वाहिशात हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनसे मुझे उनमें मुझे मुदाखलत नहीं करनी चाहिए कि मैं ये कहूँ कि जी क्योंकि मेरी ख्वाहिश नहीं पूरी होगी तो ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। मगरबी ममालिक के अपने मफादात हैं, वो अपने मफादात के मुताबिक चलेंगे, किसी फ़र्द के लिए को बहुत ज़्यादा एक हद से आगे नहीं जाएंगे। आपको पता नहीं याद है या नहीं, एक तो सबकी उम्रें बहुत छोटी हैं आप लोगों की, तो आपको बहुत सी चीज़ें याद भी नहीं है कि जब 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी का फैसला सुनाया गया तो उस वक्त दुनिया के तकरीबन हर अहम मुल्क के सरबराह ने जनरल ज़िया-उल हक से अपील की कि उनको लेटर्स फांसी लिखे। न दी। लेटर्स लिखे, फोन कॉलें की, जिमी कार्टर ने की, मार्गरेट थैचर ने की, फिर बरतानिया के पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर की, फ्रांस के पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर की, रूस के हुक्मरानों ने राब्ता किया, चीन के हुक्मरानों ने दरख्वास्त की, सारे अरब ममालिक के लोगों ने कहा, और जनरल ज़िया ने जो करना था वो कर दिया। अब हमें समझना चाहिए कि हमारी अंदरूनी सियासत इसे हमने संभालना और इसको हमें संभालना चाहिए आपस में बातचीत करके। सिर्फ टीवी के ऊपर कोई ऐसी बात कह के जिसके ऊपर हमारे हम ख्याल के हैं वाह वाह वाह, ये करके काम नहीं चलाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से आखिरी सवाल कि अभी जो फैज़ साहब पर जो ट्रायल का आगाज़ हुआ, लोगों ने कहा अनप्रेसिडेंटेड है और इससे एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है कि अब इंस्टीट्यूशन में टॉप पर सर्व करने वाले लोगों पर के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है। तो आपको लगता है कि इससे कुछ ना कुछ एक ऐसी विंडो खुलेगी जिस पर कल को जाके हम ये कह सकें कि एहतसाब हो सकता है, जिस तरह से ये लिखा गया नोटिफिकेशन के अंदर के पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशन ऑफ द आर्मी एक्ट जो उनकी तरफ से की गई थी वो भी एक्यूजेशंस में शामिल है, टॉप सिटी केस भी है। इस ट्रायल को कैसे देखते हैं आप और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी फ्यूचर में? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो लफ्ज़ अनप्रेसिडेंटेड है ये ज़रा कुछ बहुत ही ज़्यादा बकसरत पाकिस्तान में इस्तेमाल होने लगा है। दो अल्फाज के बारे में मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तानी मीडिया में, बयानिया यानी नैरेटिव, और दूसरा अनप्रेसिडेंटेड। ऐसे इतना भी नहीं है कि अनप्रेसिडेंटेड हो। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अक्सर अपने उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई की है जो इनफरादी तौर पर सियासत में कोई किरदार अदा कर रहे हों। देखिए, इज्तमाही तौर पे पूरी मुसल्लह अफवाज की क़यादत ने फैसला किया कि जी किसी हुकूमत को बदलना है या कुछ करना है तो वो तो एक इज्तमाही फैसला हो गया। अब ये नहीं हो सकता, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज क्या किसी भी मुल्क की फौज अपने अफसरों को इस बात की इजाज़त नहीं दे सकती कि अफसर अपनी पसंद का एक सियासी लीडर रखे और हर सियासी लीडर अपनी पसंद का एक अफसर पाले। तो ये नहीं हो सकता। तो मुझे पता नहीं है कि इस मुकदमे की तफसीलात क्या हैं, जब ट्रायल होगी तो कता कलामी की माजरत, लेकिन जब मुशर्रफ साहब के खिलाफ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने कोशिश की कि उनका एहतसाब किया जाए तो उस दौर की इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत का नज़र ये आ रहा था अपेरेंटली कि एक स्टैंड है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। What do you think has changed over the years कि इस बार ऐसा नहीं? देखिए, मुसल्लह अफवाज, मेरा ख्याल है कि मुसल्लह अफवाज की जो इज्तिमाई क़यादत का फैसला था वो तो ये था ना कि जनरल मुशर्रफ के ऊपर एक सियासी किस्म का अगर मुकदमा चला और उनके ऊपर ट्रीजन का मुकदमा चला, जबकि उन्होंने जब कार्रवाई की थी तो सारे फौज के आला अफसरान उनके साथ थे उसके अंदर, तो इसलिए उससे एक नया सिविल मिलिट्री महाज खुल जाएगा, इसलिए उन्होंने उसकी मुखालफत की। लेकिन अपने अफराद के खिलाफ एक डिसिप्लिनरी कार्रवाई करना ये तो एक अच्छी बात होगी अगर हुई कि कोई फर्द इंफरादी तौर पर यह तय ना करे। और मेरा ख्याल है कि इसमें अगला स्टेप होना चाहिए, जनरल ज़हीरुल इस्लाम के ऊपर भी हो, उनका भी मुहासबा हो कि भाई उन्होंने कैसे, अब तो बहुत सारे लोग कह चुके हैं कि उन्होंने धरना कराया था 2014। तो ये नहीं हो सकता कि आपको पसंद नहीं है सिविलियन हुकूमत तो आप फिर मुख्तलिफ लोगों को मोशन में लाएं और सियासत के ऊपर इस तरह से असरअंदाज हो। फौज का सियासत से निकलना मुल्क के लिए अच्छा होगा, फौज के लिए अच्छा होगा।
तो देखिए, आप सरप्राइज होंगे अगर, सियासत को अच्छा आप सरप्राइज। सियासत को कभी सियासत को कभी फौजी मदाखलत से फायदा हम्म, नहीं होता, और बिल्कुल। फौज को कभी सियासत से फायदा नहीं होता। फौज हम्म। का अपना एक दायरा कार है। तो अच्छा होगा अगर ये रिवायत कायम हो जाए कि फौजी अफसरों को इनफरादी तौर पर बिहाइंड द बैक्स रिटायर होकर पीछे अपने नेटवर्क्स इस्तेमाल करके सियासत पर असरअंदाज होने की हम्म। इजाजत दी जाए। और हम्म। अगर ये साबित हुआ कि ये जो पूरी कार्रवाई थी, इसमें ही जो फौज के खिलाफ बयानिया बनाया गया है, नफरत पैदा की है। देखिए, मैं फौज की सियासी मुदाखलत के बहुत बड़े नाकिदों में से हूं, बिल्कुल। मैंने इस पर पूरी किताब लिखी है। हम्म। लेकिन मैंने भी कभी ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान के अवाम अपने ही मुल्क की फौज से नफरत करने लगे, क्योंकि उसी फौज ने हमें बचाना है, हम्म। उसी फौज ने हमारा दिफा करना है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हुसैन हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि जो ट्रेंड्स हैं इलेक्शन के उसको हम डिस्कस करें, ट्रंप साहब के ऊपर जो अटैक हुआ, आपको क्या लगता है कि उसकी वोटर की जो ज़हनियत है उस पर कुछ अफेक्ट आया उसका? क्योंकि इस तरह के जो फिगर्स होते हैं जिनका एक कैरिज्मेटिक कल्ट फिनोमेना होता है, वो लार्जर देन लाइफ डिक्लेयर कर देते हैं अपने आप को कि किसी ग्रेटर कॉज के लिए मैं बच गया और अब मैं सेवियर बन गया हूँ। ये होता हुआ देखा आपने इस केस में? मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। जो उनके मानने वाले हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी, जो उनके मानने वाले नहीं हैं उनके लिए ये एक अफसोसनाक वाकया था। लेकिन उन्होंने कहा शुक्र है खुदा का बच गया, बड़ा मसला नहीं पैदा हुआ इससे ज्यादा। देखें, ये जो पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स होती हैं उनकी अपनी एक लॉजिक होती है, उनकी अपनी एक मोमेंटम होता है, तो वो तो उनके लिए तो वाकई वो बात है जो आपने कही है। लेकिन जो आम वोटर है, इंडिपेंडेंट वोटर, जिसकी वजह से इंतखाबात में फर्क पड़ना है, देखे ना, तो 30-35% वोट तो हैं जिनको कहा जाता है मेक अमेरिका ग्रेट या मागा मागा वोटर, वो 30-35% हैं। 30-35% जो हैं वो बिल्कुल कट्टर डेमोक्रेट वोटर हैं, जो उन्होंने हर कीमत पे डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देना है। उसके बाद कुछ लोग हैं जो रिपब्लिकन लीनिंग हैं लेकिन ट्रंप लीनिंग नहीं है, और अच्छा। कुछ लोग हैं जो डेमोक्रेट लीनिंग हैं लेकिन वो बाइडेन हैरिस लीनिंग नहीं है। अब ये, और फिर कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही दोनों में से किसी पार्टी के साथ वाबस्तगी नहीं रखते, रोजमर्रा के मामलात की बुनियाद पे फैसला करते हैं, एक इंतखाब में एक पार्टी को वोट देते हैं, दूसरे में दूसरी। इंतखाब का फैसला ऐसे वोटरों के वोटों से होता है। कट्टर लोगों के अपने स्टैंड के अंदर और ज्यादा मजबूत हो जाने से इंतखाब के नतीजे पर फर्क नहीं पड़ता। और ये हक्कानी साहब, शायद आपको ये इडियोटिक सवाल लगे, लेकिन पाकिस्तान में एक आम परसेप्शन, जो ड्राइंग रूम की डिस्कशन होती है ना अमेरिकन पॉलिटिक्स पे, उसमें बहुत से लोग, मैंने भी ये कहता हुआ उनको सुना है कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट कोट अन कोट नहीं चाहती कि ट्रंप वापस आए, क्योंकि वो एक्सपेंशनिज्म के खिलाफ है, वो स्टेटस को के खिलाफ है। ऐसी कोई चीज़ है? देखिए जी, एक तो पहली बात ये कि आपने कहा कि ये स्टूपिड सा सवाल। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था अमेरिका में, तो हम अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहा करते थे कि देयर इज नो स्टूपिड क्वेश्चन, अच्छा। देयर आर ओनली स्टूपिड आंसर्स। सही। तो क्वेश्चन आपका एक वैलिड है कि भाई लोग ये सोचते हैं, तो उसका जवाब, मगर उसका जवाब ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी सोचें जो हैं वो बिल्कुल ही ड्राइंग रूमों की कॉन्वर्सेशन ही है, उनमें कोई वजन नहीं होता। अमेरिका में उस तरह की एस्टेब्लिशमेंट या डीप स्टेट नहीं है जैसी हमारे यहाँ है। आप वहां को कू डेटा तो नहीं होते, वहां ऐसा तो नहीं होता कि हुकूमत को कान से मरोड़ के निकाल दिया जाए। अब ये कहना कि अमेरिका में जो लोग मुस्तकिल इदारों में काम करते हैं उनके जज्बात सदर ट्रंप के खिलाफ हैं, ये एक दुरुस्त बात है। वो हमेशा एक मॉडरेट आदमी को पसंद करते हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के खिलाफ नहीं थे, लेकिन ट्रंप के खिलाफ हैं, क्योंकि वो ये महसूस करते हैं कि ये इंतहाओं के फैसले करने वाला आदमी है, और उसकी वजह से हुकूमती मशीनरी जो है वो बहुत ही, जिसको कहते हैं रोलर कोस्टर राइड, वो हो सकती है। तो मगर उसकी वजह से ये नहीं है कि कोई ट्रंप के खिलाफ साजिश होगी। ट्रंप साहब अगर इलेक्शन हारे तो इसलिए हारेंगे कि वोटर उनको वोट नहीं दे रहा। अच्छा, और जो कमला हैरिस का केस है, अमेरिका बीइंग अ लिबरल डेमोक्रेसी, फिर भी 18th सेंचुरी से लेके अब तक किसी खातून को मुंतखब नहीं कर पाया, इस मरतबा चेंज हो सकता है ये? बिल्कुल हो सकता है। देखें, आप एक बात याद रखें, सन 2000 से अब तक एक इलेक्शन सिर्फ हुआ है ऐसा, 2004 का, जिसमें रिपब्लिकन उम्मीदवार को वोटों की अक्सरियत हासिल हुई है। जो मुंतखब हुआ, मसलन डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब हुए, तो वो मुंतखब हुए, और बुश मुंतखब हुए 2000 में, वो इलेक्टोरल कॉलेज की अक्सरियत की वजह से हुए।
अब इलेक्टोरल कॉलेज की सिचुएशन ये है कि 43 रियासतों का तो बिल्कुल पहले से अंदाजा किया जा सकता है। कुछ रियासतें जो है वो पक्की पक्की रिपब्लिकन होंगी, थोड़ा बहुत वोटों का वो ऊंच नीच होगी। कुछ स्टेट्स जो है वो पक्की पक्की डेमोक्रेट होगी। 7 स्टेट्स हैं जिनको कहा जाता है बैटल ग्राउंड स्टेट्स। उन स्टेट्स में फैसला होगा। और उन 7 स्टेट्स में सदर बाइडेन के उम्मीदवारी तर्क करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप बहुत आगे थे और अब डोनाल्ड ट्रंप बहुत पीछे हो गए हैं। उन्होंने मुकदमा अपना ये बनाया था कि जो बाइडेन बहुत बूढ़ा आदमी है, इतने बूढ़े आदमी को क्या मुंतखब करना। अब उनका वो मुकदमा खराब हो गया है क्योंकि अब वो बूढ़े लग रहे हैं और कामला हैरिस जवान होंगी। और दूसरी बात यह है कि वो अभी तक अपनी कोई स्ट्रेटजी नई नहीं बना सके, तो पोल्स में वो पीछे हो रहे हैं। और जो हिलरी क्लिंटन से गलती हुई थी कि उन्होंने बाज रियासतों को पक्का अपना समझ लिया था और उनमें वो चंद चंद 100 वोटों से हार गई थी और उसकी वजह से वो सदारत हार गई थी 2016 में। वो गलती अब नहीं दोहराई जा रही। कामला हैरिस विस्कॉन्सिन में, मिशिगन में और पेंसिल्वेनिया में बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं। अगर वो अपने डेमोक्रेट वोटर को बाहर लाने में कामयाब हो गई, अगर औरतों में जो डोनाल्ड ट्रंप के और उनके जो वाइस प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार हैं उनके बारे में मनफी राय पाई जाती है, यानी आप ये देखिए कि सन 2020 का जो इलेक्शन था उसमें भी जो बाइडेन को खवातीन के वोटों का बहुत भारी हिस्सा हासिल हुआ और उसमें वो खवातीन भी शामिल थी जो नॉर्मली रिपब्लिकन पार्टी को वोट देती हैं, सबर्बन हाउसवाइफ्स जो हैं। अगर उसी तरह की चीज दोबारा हो गई तो फिर बाइडेन को ट्रंप को शदीद नुकसान होगा और कामला हैरिस को एडवांटेज होगा। और अगर एक औरत मुंतखब होगी तो एक और ग्लास सीलिंग टूट जाएगी। अच्छा, और जिस तरह से आपने इलेक्टोरल स्ट्रेटजी की बात की कि वो डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है, लेकिन एक चीज़ उन्होंने की कि उन्होंने कहा कि ये जो हमास का इशू है ये तो मैं एक हफ्ते में सॉल्व कर दूंगा। इसराइल के और पैलेस्तीन के जो मामलात हैं वो किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं यूएस इलेक्शंस को, और क्या डेमोक्रेट्स को एक बड़ा डेंट होगा जो उनकी पॉलिसी रिसेंटली रही है कि वहाँ पे 40,000 कैजुअल्टीज़ हो गई और ये कुछ ना कर पाए उसको रोकने के लिए? मेरा ये ख्याल है कि जब तक बाइडेन उम्मीदवार थे तब तक तो ये इशू बहुत बड़ा था। उसके बाद से अगर आप देखें, अब बाइडेन और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मुसलसल सीज फायर की कोशिशों में किरदार अदा कर रहे हैं। चंद मुसलमान वोटर और चंद बहुत ही जो लेफ्ट विंग वोटर हैं उनके जज्बात फ़लस्तीन के मसले के ऊपर ज़्यादा शदीद हैं। वरना मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका का इंतखाब जो है उसका फ़ैसला अमेरिका के इश्यूज़ पर होगा, फ़लस्तीन के मसले पर या किसी और बैनुल अक़वामी इशू की बुनियाद पर नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा जो ईरान की जो एक टसल थी, हमने देखा इस्माइल हानिया को टारगेट किया गया उनकी सॉइल के ऊपर, आपको लगता है कि उसमें भी कुछ एस्केलेशन हो सकती है? हिजबुल्लाह ने जो बात की या ईरान ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड करने की बात की, कोई कंटेंट स्ट्राइक प्लान करता है ईरान और उससे चीज़ें एस्केलेट हो सकती हैं? देखें, ईरान यकीनन अगर कुछ करेगा तो वो ये सब गौर करके करेगा कि क्या एस्केलेशन होगी। और वैसे भी हमेशा ये जंग जो है ये कोई यानी पाकिस्तान की शाम के टीवी शो तो नहीं होती ना कि किसी ने आके एक बात कह दी, फिर दूसरे ने दूसरी कह दी, फिर उसके वीडियो चल रहे हैं, फिर उसके चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे लोग मैसेज कर रहे हैं, अगले दिन एक और नया मौजूद शुरू हो गया। कौमों को बड़ी संजीदगी के साथ जंग और अमन के फैसले करने होते हैं। तो जो ईरान की क़यादत है उसको भी ये सोचना होगा कि हम अगर एक स्टेप आगे लेंगे तो उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई के क्या क्या इम्कानात हैं और क्या हम उनके मुतहम्मिल हो सकेंगे। इसी वजह से हमने देखा है कि बात जितनी हुई है अभी तक उसके मुताबिक कुछ हुआ नहीं है। यकीनन ईरान कुछ करेगा, उसको करना पड़ेगा ताकि अपने लोगों को दिखा सके ईरान की क़यादत कि हमने कुछ किया है, और फ़लस्तीनी को दिखा सकें। लेकिन बस वो ऐसी चीज़ मेरा ख्याल है कि नहीं करेगा जिसके नतीजे में मामलात इतने बढ़ जाएं कि जंग फैल जाए, क्योंकि जंग का दायरा फैलाना इस वक्त हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, इनमें से किसी के मफाद में नहीं है। सही। आखिरी सवाल हक़ानी साहब, पाकिस्तान का चूँकि IMF से नेगोशिएशन चलती रहती हैं और बहुत हैविली रिलाई करते हैं हम बेल आउट्स पे, तो अब जो सितंबर का एजेंडा IMF का उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। क्या लगता है आपको कि इसकी वजह वो फंडिंग है जो पाकिस्तान ने हासिल नहीं की फ्रेंडली कंट्रीज से और इसीलिए IMF भी बैकफुट पे है पाकिस्तान के केस को लेके, और इज देयर समथिंग एल्स गोइंग ऑन?
देखिए, मैंने ये रिपोर्ट्स देखी हैं, लेकिन मेरा जो तजुर्बा है, और आपको याद होगा 2008 में मैं सफ़ीर था जब हमने आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस की थी, और पहली बार इतना बड़ा पैकेज हमने नेगोशिएट किया था ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था। तो मुझे थोड़ा सा तजुर्बा है आईएमएफ का। हाँ, हम बाज़ औक़ात आईएमएफ के बारे में गलत समझते हैं। उनके अमूमन फैसले जो होते हैं वो उनकी सोच के मुताबिक इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर मबनी होते हैं, और अगर थोड़ा बहुत, हाँ, और अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है तो इस बात का बहुत कम इम्कान है कि इसके बाद वो केस बना के बोर्ड के सामने पेश ना करें। उसकी तारीख में आगे पीछे हो सकता है। जैसे मैंने कहा, हमारे यहाँ हम लोग बाज़ औक़ात खबरों की तलाश में रहते हैं, तो एजेंडे पे अभी नहीं आया, हालांकि एजेंडे पे बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ें बहुत लास्ट मिनट पे भी आ सकती हैं, और अगर सितंबर में ना हुआ तो उससे अगले बोर्ड की मीटिंग में आ जाएगा। उसूली फैसला मेरा ख्याल है आईएमएफ का यही है कि पाकिस्तान की मईशत को बैठने ना दिया जाए। उसकी ट्विकिंग के लिए वो कोशिश करेंगे कि मजीद कुछ बेहतरी पाकिस्तान करने के लिए आमादा हो जाए, लेकिन उसूली फैसला मेरा ख्याल है कि आईएमएफ के बेल आउट का हो चुका है। मतलब ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। बहुत बहुत शुक्रिया, हुसैन हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। गंडापुर साहब जो कि वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने अपने हालिया एक बयान में ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से उनसे रब्ता किया गया कि जलसे को डिले कर दिया जाए। तो सवाल ये किया जा रहा है उनके वर्कर्स की तरफ से भी कि ये डिले हुआ क्यों, और क्या इससे पार्टी ने जो वर्कर को मोबिलाइज़ करना था उस परसेप्शन को अफेक्ट होते हुए देखा नहीं है लोगों ने, और क्या मोबिलाइजेशन कर लेंगे इतनी आसानी से। इस पर बात करने के लिए शौकत यूसुफजई साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। शुक्रिया शौकत साहब आपके वक्त का। बताइएगा, सबसे पहले तो जलसा डिले करना 22 अगस्त से 8 सितंबर पे, इस पर कहा यह जा रहा है कि पहले एक स्टांस लिया आपने कि खान साहब के लिए कैंपेन शुरू करेंगे और मोबिलाइज करेंगे, लेकिन इस जेस्चर से ये लगा कि आप लोग बैकफुट पे हैं। गंडापुर साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमसे रब्ता किया, मोहसिन नकवी साहब ने रब्ता किया। तो अगर यही रब्ते करने थे फिर तहरीक चलानी क्यों थी ना, ये सवाल कर रहे हैं वर्कर्स आपके। देखिए जी, जहाँ तक वर्कर्स को मोबिलाइजेशन का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर चार्ज हैं, और किसी भी पार्टी के लिए यही हिकमत अमली होनी चाहिए कि पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो किसी टाइम के लिए भी तैयार रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के वर्कर तैयार हैं, और जहाँ तक उस दिन का ताल्लुक है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट की ख्वाहिश पे ये हुआ है, बल्कि इसलिए कि उस दिन के जो हालात हैं वो उसका नज़ाकत का एहसास जो है वो पार्टी लीडरशिप को भी था, और वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई फैसला आ जाए और उसकी वजह से जो मामलात ख़राब हो, सारा उसका नज़ला तहरीक इंसाफ के ऊपर गिरे। तो अपने वर्करों को भी हम किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहते, और जिस तरह पहले हुआ है, और अब तक आपको पता है कि एक तरफा कार्रवाइयाँ हो रही हैं पार्टी के खिलाफ, और ना तो किसी जलसे जुलूस की वो इजाज़त दे रहे हैं, ना यानी अटक से पार अगर आप देखें तो वहाँ पे सिविलियन मार्शल लॉ लग चुका है, और हम नहीं चाहते कि उसमें अपने वर्करों को किसी और का वो जो है वो अपने वर्करों के ऊपर ले आए। तो इसलिए ये एक हिकमत अमली थी, और खान साहब की तरफ से अगर कोई और उसका ऐलान करता तो शायद वर्कर उसका ऐलान शायद इतना उसको एक्सेप्ट ना करते, लेकिन फिर खान साहब की तरफ से ये ऐलान हुआ तो उसकी वजह से वर्करों ने इसको एक्सेप्ट किया, और इंशाल्लाह ताला 8 सितंबर तो खान ने ऐलान किया है कि हर सूरत में जलसा होगा, कोई इजाज़त दे या न दे। तो इसके बाद मेरा नहीं ख्याल है कि कोई वर्करों के साथ खेल सकता है इस तरह के जी जलसा मुलतवी हो, या तो जलसा इंशाल्लाह 8 सितंबर का किसी सूरत नहीं मुलतवी होगा। बाकी जहाँ तक अली अमीन गंडापुर साहब का ताल्लुक है, देखिए बिल्कुल उनसे जो राब्ता हुआ उन्होंने उसका खुद जिक्र किया है, और उन्होंने उनका इनकार भी किया था कि ये मेरा काम नहीं है, मैं इसको मुलतवी नहीं कर सकता। तो फिर उसके बाद फिर खान साहब से राब्ता किया गया पार्टी की तरफ से, और ये टास्क दिया गया आजम स्वाति साहब को, और उन्होंने जाके खान साहब से मुलाकात की, और फिर खान साहब ने ये ऐलान किया कि जलसा मुलतवी है। सही। शौकत साहब ये बताइए, ये एक तरफ मोहसिन नकवी साहब का केस हो तो खान साहब कहते रहते हैं कि ये रिगिंग करवाने में सबसे आगे थे, हमारे कारकुनान को पकड़वाने में सबसे आगे थे, उसके बाद में राब्ता भी उन्हीं के तहत होता है, ये बैड परसेप्शन पैदा नहीं करता? नहीं, हमारी तरफ से तो अब तक कोई राब्ता नहीं हुआ है वज़ीर दाखिला के साथ। कहाँ राब्ता हुआ है? तो जाहिर है गवर्नमेंट के वो वज़ीर दाखिला है, जब गवर्नमेंट के साथ कोई मामलात होते हैं सूबे के, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से वो नॉमिनेट होते हैं, तो वो तो उनकी तरफ से मसला है ना। हम तो किसी तौर पे भी हम तो समझते हैं कि उन्होंने न सिर्फ अमन की सूरत हाल पे उनका फोकस नहीं है, बल्कि आप देखें क्रिकेट की तबाही में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है।
और अच्छा। पूरा क्रिकेट का जो ढांचा है वो तबाह हो चुका है इस वक्त पाकिस्तान में। हमारा एक ही गेम था जिनको लोग टीवी पे देखते थे, लोग उसको आपको अट्रैक्ट होते थे, उसके लिए स्पॉन्सरशिप आती थी। अब आप देखें कि जो सूरत हाल जब से इन्होंने संभाला है चेयरमैनशिप, उसके बाद आप देखें पे दर पे हम शिकस्त 2-4 हो रही है हमारी टीम, लोगों का मोराल गिरा हुआ है, वहाँ पे ग्रुप बंदियां हो रही हैं उसके क्रिकेट टीम के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं, ये नालायकी जाहिर करती है। और ये आई डोंट नो कि इनको किस खुशफहमी में इनको वज़ारत दाखिला जैसा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिया गया है, और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जी इन्होंने पीटीआई के वर्करों के खिलाफ बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया था, कामयाब क्रैकडाउन किया था, उनको ज्यादा अजियतें पहुंचाई हैं, उसकी वजह से इतने बड़े बड़े ओहदे इनके ऑफर हुए। लेकिन आप देखें कि मुल्क की मईशत तो वैसे भी बेड़ा गर्क है, लेकिन जो क्रिकेट ढांचा गिरा है ना, उससे पाकिस्तानी कौम में, क्योंकि ज्यादातर यंगस्टर्स यूथ हैं। जी शौकत साहब, मुझे ये बताइए, ये जो अलीमा खान साहिबा का दौरा है पेशावर का, वो सुनने में ये आया कि उनके सामने बहुत से कारकुनान ने शिकायतों के अंबार लगा दिए कि यहाँ पर एम्बेजलमेंट्स, करप्शन हो रही है, और दूसरा ये कि जो जेन्युइन वर्कर्स हैं उनको उनका ड्यू शेयर नहीं मिलता। तो हो क्या रहा है खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए, मुझे इल्म नहीं है, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि अलीमा खान साहिबा को किसी ने क्या कहा है। वो हमारे लिए मोहतरम है क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान की बहन है, तो हमारे लिए तो बड़ी काबिल एहतराम है। लेकिन चूंकि आपको पता है कि यहाँ तो मुरूसी सियासत का इतना अमल दखल नहीं है, और उनकी ज़ाती हैसियत में उनका बहुत बड़ा एहतराम हो सकता है, लेकिन पार्टी मामलात में तो आपको पता है कि उनके पास मतलब आप, मुझे मुझे समझ ये आ रही है कि आप इसे मुदाखलत समझ रहे हैं? नहीं, मेरी मुदाखलत नहीं। जाहिर है वो इमरान खान की बहन है, वो उनका हक बनता है। उनका भाई इस वक्त जेल में है, उनको ज्यादा एहसास भी है, ज्यादा तकलीफ भी है कि उनका भाई, और ऐसा भाई जो दुनिया का लीडर है, वो अगर जेल में है तो डेफिनेटली उनको शौकत साहब, उनको ये बिल्कुल इसकी तकलीफ तो है, लेकिन वो ये भी कहती हैं कि करंट लीडरशिप सारी तहरीक इंसाफ की जिम्मेदार है, वो चाहते ही नहीं खान साहब जेल से बाहर आए। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। देखिए, ये उनके जज्बात हो सकते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि उनको जाहिर वो परेशान है, वो बड़ी बहन है उनकी, और वो परेशान है, तो परेशानी के आलम में वो कुछ भी कह सकती हैं। लेकिन जाहिर है जो लीडरशिप है इस वक्त, वो चूंकि खान साहब के साथ उनके हर हफ्ते मुलाकात हो रही है, तो डेफिनेटली जो पार्टी की लीडरशिप है वो खान साहब की हिदायत के मुताबिक ही चल रही है। अब वो कैसे चल रही है, कितने चल रही है, खान साहब जब उनसे मुलाकात करते हैं तो उनसे पूछ सकते हैं, पूछते होंगे भी। ठीक है, तो मैं यहाँ बैठ के मैं क्या कह सकता हूँ कि जी ख्यालात हम सबके ये हैं, हमारे भी जज्बात हैं, हम भी चाहते हैं कि जी एक ऐसी तहरीक चले जिसके जरिए इमरान खान बाहर आए। लेकिन जाहिर है तहरीकों के लिए हालात को बनाना, तहरीकों की कामयाबी के लिए इक़दाम उठाना, ये पार्टी की पॉलिसी होती है, पार्टी पॉलिसी के तहत ही चल सकता है। अगर हम अलग अलग अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और पार्टी पॉलिसी से हटकर चलेंगे तो फिर वो पार्टी को नुकसान। ठीक है शौकत साहब, ये बताइए, गंडापुर साहब ने कहा है अब पंजाब में वो हमाद अजहर साहब को चाहते हैं कि उनको रिमूव कर दिया जाए, शेख वकास साहब को पंजाब का प्रेसिडेंट बना दिया जाए। फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात की थी कि शेख वकास और दीगर लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ के पुराने वर्कर्स नहीं हैं। अब अगर एक सूबे का वज़ीर आला जो आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमाद अजहर साहब जो पुराने वर्कर हैं तहरीक इंसाफ के, उनको हटवा के शेख वकास साहब को लाना चाह रहे हैं, इसकी लॉजिक क्या है? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब के ख्यालात पर तो कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है। पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, सूबाई सदर हैं, वजीर आला हैं, वो हालात को वो भी देख रहे हैं। शायद उन्होंने जो बात की होगी वो किस नौयत की, किस उसमें की होगी, वो तो जाहिर वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो आपने अजहर की बात की, हमाद अजहर साहब की बात की, बहुत सारे वर्करों को भी इस पे बहुत ज्यादा वो है कि जी उनकी तरफ से पार्टी को मोबिलाइज करने, पंजाब में मोबिलाइज करने और मुतहद करने में उनका कोई रोल नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त आप देखें जितनी बड़ी लीडरशिप है, चीमा साहब हैं, हमारे चौधरी साहब हैं, और बहुत सारे हैं, वो सारे जिलों में। तो वो हमाद अजहर साहब की तरफ से अभी तक हमें उन पर शक नहीं है, लेकिन जो रोल अदा करना चाहिए एक सूबाई सदर को वहाँ पे, वो नजर नहीं आ रहा। तो शायद उस कंटेक्स्ट में कहा हो तो ठीक है, वो उनका, हमारे भी ख्यालात हैं, पार्टी तो एक ही है ना, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे कुछ भी है, कहाँ भी हो, तो हम तो सब एक हैं। तो इमरान खान नहीं, अगर देखें ना, आप अगर सब एक हैं तो आरिफ अलवी साहब की सरबराही में फिर कमेटी क्यों बनी है आप सबको एक करने के लिए? अच्छी बात है, आरिफ अलवी से कोई बाहर से तो नहीं है,
पीटीआई से है ना, पीटीआई डिवाइड में तो है अगर पार्टी में। तो मैं कह रहा हूँ, देखें अगर छोटे मोटे कई इख्तिलाफात हैं और हर पार्टी में होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे बुजुर्ग भी है ना कि जो इनको इकट्ठा रख सकते हैं, तो हमें तो किसी चीज की फिक्र नहीं है। चलें आखिरी सवाल, आतिफ खान साहब और शेर अली अरबाब को क्यों हटा दिया वजीर आला साहब ने? कि ये तो अब अली अमीन गंडापुर साहब का अपना नहीं, इख्तियार आपका भी है। तो नॉलेज होगा ना कोई कि क्यों हुआ ये। देखिए मैं समझता हूँ कि अरबाब शेर अली साहब, उनका भी एक रोल है पार्टी में। आतिफ खान सीनियर है, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन उनको क्यों हटाया गया इसका जवाब तो अली अमीन गंडापुर साहब दे सकते हैं ना। जाहिर है वो मुतमईन नहीं होंगे उस पर। कुंडी साहब कह रहे हैं कि शकील खान साहब को हुकूमत की करप्शन को बेनकाब करने पर हटाया गया है। कि ये तो अब वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर साहब, और हम जब ये कहते हैं कि उनका इख्तियार है, प्रोरेगेटिव है उनका, वो क्या फैसला करते हैं, किसको लाते हैं, किसको हटाते हैं। अभी भी बहुत सारी चेंजेस आ रही है इस वीक के अंदर। इस चेंजेस बहुत से आप सारे मुत्तफिक हैं ज़ाती तौर पे? देखिए हुकूमत उन्होंने चलानी है ना, उनको वज़ीर आला बनाया गया, हमें तो कोई ओहदा नहीं मिला इस वक्त। हम तो सीनियर लोग थे, 9 साल वजारतें की हैं, अब इलेक्शन में हम हार गए, हराया गया, जो भी आप कहें। अच्छा, हराने के बाद लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि हम सीनियर लोग हैं, हमें एडजस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया। कोई बात नहीं है, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। हमारी ख्वाहिश चलें, ये आपका गिला भी कन्वे हो गया। अल्लाह ताला उस हुकूमत को कामयाब करे, हम तो ये दुआ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब मौजूद। उनका कहना यही था कि पार्टी में डिफरेंसेस हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करने की पार्टी के सीनियर मेंबर्स की तरफ से कोशिश जारी है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।